जय हिंद। आज का जो वीडियो है और क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा बीपीएससी एग्जाम, चाहे कोई भी जीके जीएस का एग्जाम होता है उसके लिए, और खासकर दरोगा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि यहाँ से सवाल आपके प्रीवियस ईयर में 2-3 बार देखे गए हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। और यहाँ से जब भी सवाल आता है तो आप कहीं पढ़े नहीं होते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। देख लीजिएगा, तो यहाँ से सवाल आएगा तो आपसे कन्फर्म बन जाएगा, चाहे पढ़ के जाइए नहीं पढ़ के जाइए, बस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत के ज़मींदारी व्यवस्था। और हम सोचे हैं कि इसी तरह का वीडियो हम आपको देंगे कि जहाँ जहाँ आप फंसते हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत होता है और वहाँ से सवाल आता है, और जब सवाल देखते हैं अरे ससुराई तो पढ़े ही नहीं, छूट गया, रिवीजन मारते तो ये सवाल बन जाता, ऐसा आता है। तो कभी कभी आपके मन में होता है, तो जब आपके मन में होता है कि काश पढ़े होते तो बन जाता, वो अब होने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ से आपका फंसते हैं, जहाँ जहाँ आपसे दिक्कत होता है, सोचे हैं कि वहाँ से ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकाल के और हम आपको पढ़ाते जाएंगे जब तक के वैकेंसी लेट कर रहा है तब तक के। ये एक अच्छी शुरुआत है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। एक तरह का आप इसको स्टैटिक्स मानिए और एक तरह का आप जीके जीएस मानिए, दोनों। तो अगर हम बात करते हैं भारत की ज़मींदारी व्यवस्था का, तो भारत की जो ज़मींदारी व्यवस्था था ये क्या था, तो देखिए भारत में टोटल अंग्रेज़ों के समय में ऐसे ज़मींदारी व्यवस्था का विकास, तो मान के चलिए जब सभ्यता का विकास हो गया, मानव सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हो गया या वैदिक सभ्यता, उसी समय से कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन मेन जो बात हम करेंगे वो अंग्रेज़ों के समय में भारत का ज़मींदारी व्यवस्था कैसा था उसको लेकर बात करेंगे। तो अंग्रेज़ों के समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर 3 ज़मींदारी व्यवस्था था। ये 17वीं से लेकर मतलब 19वीं सदी के शुरुआत से बीच में, समझे। तो ये 3 तरह का व्यवस्था था। एक जो व्यवस्था था उसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं रैयतवारी व्यवस्था, एक को बोलते हैं महालवारी व्यवस्था, एक को हम बोलते हैं मालगुजारी व्यवस्था, उसी को हम बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। तो इस तरह के 3 व्यवस्था थे। और इन तीनों व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो देखो आप, रैयतवारी व्यवस्था जो था वो भारत के ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ था। कौन? रैयतवारी। और रैयतवारी की बात अगर करते हैं तो इसमें जो था ये टोटल 51% पर मतलब फैला हुआ था। 51% मतलब भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर जब ध्यान दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर यही व्यवस्था फैला हुआ था। कौन? रैयतवारी। उसका दूसरे नंबर पर जो था वो था महालवारी। महालवारी कितने % पर था? तो महालवारी करीब करीब मतलब 30% के एरिया पर था। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त, जिसे मालगुजारी प्रथा कहते हैं, ये टोटल दोनों जब घटा दीजिएगा तो बचेगा 19%। तो 19% के अप्रॉक्स में ये पूरे भारत में फैला हुआ था। तो इस तरह से ये तीनों था। और कैसे कैसे इसमें किसानों को कितना तंग किया जाता था, कैसे वसूला जाता था, किसमें कौन लोग हकदार होते थे, कौन इसमें मज़ा मारता था, कौन तंगी से मरता था, भूखे मरता था, लोग को कैसे तंग किया जाता था, नोच नोच के टैक्स लिया जाता था, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी, ये 3 तरह की व्यवस्था था। तो अगर हम बात करते हैं रैयतवारी का, उसका देखिए हम 3 बताए, एक महालवारी, उसका देखिए क्या हो गया अस्थाई बंदोबस्त। तो रैयतवारी की बात करते हैं तो टोटल ये 51% पर था, महालवारी 30% पर था, अस्थाई बंदोबस्त 19% पर फैला हुआ था। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसके जन्मदाता का, इसको जन्म कौन दिया था, तो सिंपल बात है, ये अंग्रेज लगाए थे, तो इसको कोई भारतीय तो जन्म देगा नहीं। तो अंग्रेज, जिसका नाम था कैप्टन मुनरो एवं रीड, क्या नाम था? कैप्टन मुनरो एवं थॉमस मुनरो एवं कैप्टन, देखिए थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, यहाँ पे गलत लिखा गया है, थॉमस मुनरो होगा एवं कैप्टन रीड। ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर इसको व्यवस्था को तैयार किया था, समझे। ये करीब करीब जब ये मतलब रैयतवारी को तैयार किया था, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1792 ईस्वी में यह प्रारंभ हो गया था। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये मद्रास के सबसे पहले 12 महल में लगाया गया था। मद्रास, आप देखो यहाँ जब आइएगा तो ये एरिया आपको मद्रास देखने को मिलेगा इसमें। अब जब मद्रास में लगा तो मद्रास किस एरिया में पड़ता है, ये हम बोल सकते हैं सर इधर के नीचे पूरा का पूरा साउथ इंडियन है। तो जब ये मद्रास में लगेगा, इसका मतलब इस तरह से जितना भी एरिया होगा ये सब जगह ज़्यादा चांस है कि रैयतवारी ही होगा, है कि नहीं। तो दक्षिण भारत में जो था वो फैला हुआ था रैयतवारी। बाकी हम बात करेंगे किस किस एरिया में। अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए इसमें होता क्या था। रैयतवारी का मतलब ये नियम था, हम आपको समझाते हैं मौखिक, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए रैयतवारी में क्या होता था, रैयतवारी में जो किसान होता था, किसान वो खेत का मालिक होता था। मतलब किसान जो होते थे वो रैयतवारी में खुद किसान खेतों का स्वामित्व होता था, उसके पास खेत का मालिक होता था, लेकिन वो कहने के लिए होता था, बाकी उसके पास कोई पावर नहीं था। कहने का मतलब यह है कि वो जो स्वामित्व इसलिए उसको बनाया गया था रैयतवारी में, जो किसान था वही इसका क्या था, यहाँ पे लिखा गया देखिए
मतलब यहाँ पे समझते हैं हम, भूमि जो भूमि का मालिक था वो स्वयं कौन था? किसान था। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए था। इसमें किसानों से जानते हैं 50 से 60% कर लिया जाता था, और कर का एक नियम बनाया हुआ था कि हर साल ये कर वसूला जाता था, और फसल के आधार पर तय होता था कि किस से कर कितना लिया जाएगा। और उसके बाद एरिया के हिसाब से भी तय था, वो ज़मीन के उपजाऊ के आधार पर यह तय होता था कि देखो भैया इस एरिया में ज़्यादा भूमि पर खेती हो रहा है, अच्छा खासा है, ये एरिया उपजाऊ भूमि है तो इससे हम ज़्यादा टैक्स लेंगे, ये एरिया थोड़ा कम है तो इसे कम टैक्स लिया जाएगा। तो उपजाऊ के आधार पर तय किया गया था, और 50 से 60% कर लिया जाता था। इसका सबसे खराब बात यह था रैयतबारी में कि मतलब अगर बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, या कोई भी आपदा आ गया, कहीं फसल जल गया, आग लग गया, तब भी किसान को कर देना पड़ता था। ये इसका सबसे बड़ा बीमारी था। सिर्फ इसी में नहीं, तीनों में था। मतलब किसान को कर देना ही पड़ता था। आपका क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं था, खासकर ब्रिटिश अंग्रेज को। और इससे होता ये था कि जो भारत के किसान थे, जब भी मान चले सूखा आ गया चाहे कुछ आ गया, तो वो कर्ज लेके खरीद के मतलब अनाज, और वो किसको देता था? वो देता था सरकार को। और जब सरकार को देता था, सरकार को उससे मतलब क्या है, आप कर्ज लेके क्या किए? इससे क्या होता था कि जो किसान थे वो और ज़्यादा गरीब हो जाता था। गरीब होने की वजह से जो सेठ साहूकार से वो कर्ज लेता था, वो सेठ साहूकार कुछ ही दिनों में किसानों का ज़मीन हड़प लेता था, समझे। और इस तरह से किसान भूमिहीन हो जाते थे। इस तरह का प्रथा था भारत के अंदर रैयतबारी में, और किसान को कोई वैल्यू ही नहीं था। झूठ मूठ के इसको बोला था कि खेत का मतलब स्वामी आप ही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं, समझे। अगर हम बात करते हैं इसके अस्थायी परिवर्तन, हाँ ये जो था अस्थायी परिवर्तनशील था। मतलब कहने का ये हुआ, रैयतबारी व्यवस्था में ऐसा था कि इसमें अंग्रेजवा बोला था कि देखो इस नियम में हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं, समझे। मान लीजिए कि आपको अंग्रेज कोई ज़मीन दिया, आप क्या किए कि उसके अंदर खूब ज़्यादा मेहनत किए, समझे। और मेहनत करके जो 2 साल पहले उस खेत में मतलब उपजाऊ होता था, उससे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा आपने उपजाऊ कर दिया। पहले मान लीजिए कि मतलब 1 बीघा ज़मीन आपको दिया, उसमें आप पहले 10 कुंटल ही गेहूँ उपजता था, समझे। लेकिन अगला बेर आपने ऐसा खेती मारा, ऐसा मेहनत किया कि उसमें 10 कुंटल के बदले 15 कुंटल उपजा दिए। तो पता है अंग्रेज क्या करेगा? अंग्रेज कहता था कि देखो अब इस भूमि का कर हम बढ़ा देंगे। मतलब परिवर्तनशील था। ये जो रैयतबारी व्यवस्था था, इसको परिवर्तनशील बनाया गया था कि हम अपने नियमों में बदलाव कर सकते हैं जब चाहे तब। इसका अर्थ यही है। अगर इसकी हम बात करते तो ये मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू था। मतलब मद्रास, मुंबई, इसके बाद तमिलनाडु वगैरह सभी में यही था। तमिलनाडु, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ये सभी में जो थे ये रैयतबारी व्यवस्था ही लागू था, समझे। देखो आपका रैयतबारी यहाँ डिनोट किया गया, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा इतना ही दूर, ये दक्षिण भारत के पूरे एरिया में समझ सकते हैं आप, यही लागू था। तभी तो 51% एरिया वो कवर करेगा, है कि नहीं। तो इस तरह के इसमें व्यवस्था था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रैयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? खुद किसान होता था, याद रखिएगा। मतलब कौन होता था ना, मतलब कहने के लिए, लेकिन होता किसान ही था। और इसमें कोई मीडिएटर नहीं था। मीडिएटर मतलब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें, मतलब किसान जो होता था वो स्वामी होता था। तो इसमें जो कर होता था वो डायरेक्ट सरकार को किसान देता था। मतलब जितना उपजाया उसका 60% 50% जो टैक्स है वो डायरेक्ट किसान किसको देता था? सरकार को देता। किसको देता था? सरकार को। टैक्स वसूला और डायरेक्ट सरकार के खाते में डाल देता था कि भैया तुम लो, तुम्हारा इतना टैक्स बनता है, डाल देता था। तो इसमें कोई भी आपको मीडिएटर देखने को नहीं मिलेगा कि किसान से वह कर ले और कर देने वसूल के फिर किसको दे? सरकार को दे। ऐसा बीच में कोई झमेला नहीं था। अब अगर हम बात करते हैं महलबारी का, तो महलबारी की बात करते हैं तो महलबारी देखिए ये उत्तर भारत के एरिया में फैला हुआ था। महलबारी ये 30% एरिया में लागू था। इसके जो जन्मदाता था, इसको जो तैयार किया था, ये प्रस्ताव था हॉल्ट मैकेलजी का। ये 1819-20 में इसको लाया था, समझे, हॉल्ट मैकेलजी। इसका अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें जो लगान निर्धारण होता था वो गांव एवं, देखिए गांव को ही महाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाल। गांव का क्या बोलते हैं? महाल। आपको पता है कि गांव में एक मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया। था गांव में तय कर दिया गया था, और जो गांव जितना ज़्यादा उपजाऊ था, सपोज मानो आप ऐसे कि ये ए नाम का गांव है, सब जो ए, और ये बी, और ये क्या नाम का है? सी। तो मान लीजिए सी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, बी में थोड़ा कम उपजाऊ होता है, और ए में सफाई कम होता है कि नहीं। तो इसका मतलब सी से सब ज़्यादा कर लिया जाएगा, उसी हिसाब से लिया जाएगा, बी से उसी हिसाब से लिया जाएगा, ए से उसी हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन ये सी नाम का जो गांव है, इस गांव के सभी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को हेड बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? हेड। हेड मतलब होता है मुख्य, मुख्य मतलब मुखिया। एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया जाएगा। क्या मुखिया जी, जितना गांव का आपका होगा, क्या होगा, जितना गांव का
टैक्स होगा। 1 साल के अंदर जितना भी लोग उपजाऊ करेगा उस सारा का सारा उपजा का आपको टैक्स देना है, आप बदले में हम आपको जो होगा वो देंगे। तो एकदम मुखिया भी एकदम सीना तान के खड़ा रहता कि सबसे लेंगे। लेकिन पता है एक बात आपको जान का हैरानी होगा, आप सोचेगा मुखिया तो रहता हुआ इंडियन, गलत बात। ज़्यादातर जो मुखिया और मीडिएटर होता था वो अंग्रेज होता था। कौन होता था? अंग्रेज। चाबुक मार के किसानों से कर वसूला करता था। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया उससे कोई मतलब नहीं रहता था, तुमसे लेंगे तो लेंगे, है कि नहीं किसान देता था। जानते क्या होता था? किसान को टांग के खटो हमारे यहाँ, है कि नहीं। इस तरह से यातना दिया जाता था टैक्स नहीं देने पर। इसमें और क्या क्या नियम था हम आपको बताते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसान जो था, किसान भूमि का स्वामी नहीं था। किसान क्या था? भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि किसान अपने ही जमीन के किराएदार बने हुए थे। क्या बने हुए थे? किसान का तो जमीन रहता था लेकिन उसका अपने ही जमीन पर मतलब वो स्वामी नहीं था। इसमें जो स्वामी था, भूमि के स्वामी, वो सरकार था। कौन था? सरकार। मतलब सरकार इसके स्वामित्व थे, मतलब सरकार के अंदर का ये पूरा जमीन था। और कहता था कि देखो ये तुम्हारे नाम से ज़मीन है, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा मालिक कौन है? सरकार है। और सरकार सब कुछ तय करता था और किसान को बोलता था कि तुम इस पर खेती करो, बेशक तुम्हारे नाम से है, लेकिन इसका सारा का सारा कर वसूली हम करेंगे और जितना तुमको देंगे उतना ही रखना पड़ेगा। समझे? तो इसमें जो स्वामी था कौन था? वो सरकार था। और मीडिएटर में मुखिया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें खास बात ये था कि किसान जो था, किसान किराएदार के तरह इसमें रहते थे और बाकी किसान का कोई भी अधिकार नहीं था। और किसान के कर के निर्धारण जो होता था वो मुखिया करता था। कौन करता था? मुखिया। कि ये गांव से मतलब कर ऐसे ऐसे लिया जाएगा। और साल में तय करने के बाद वार्षिक तय जो करता था वो सरकार करता था। और ये महालवारी व्यवस्था की बात करते हैं तो ये आगरा, अवध, पंजाब के भाग पर लागू था। आगरा, अवध की बात करते हैं तब बोल सकते हैं आप यूपी में, एवं पंजाब के कुछ एरिया, राजस्थान वगैरह के एरिया में ये लागू था। कौन? आपका महालवारी व्यवस्था। तो महालवारी से भी लोग कहीं ना कहीं बहुत तंग आ चुके थे। इसमें होता ये था कि जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, वो मुखिया अंग्रेज ही होता था, वो इंडियन नहीं होता था, है ना, भारतीय नहीं होता था। तो इस वजह से वो लोग क्या करता था कि किसान को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। अगर बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तब भी उसको कर भरना पड़ता था। तो ये इसका व्यवस्था था महालवारी का। महालवारी में मतलब हम आपको समझाई दिए, इसमें भी किसान स्वतंत्र बिल्कुल नहीं थे। अब हम आगे बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू किया था, ये एक्चुअल में इसका अपने दिमाग का उपज नहीं था। इसी के दरबार में 2 व्यक्ति रहता था, एक जॉन शोर रहता था, एक चार्ल्स ग्रांट रहता था। तो यही दोनों व्यक्ति इसको सुझाव दिया था कि देखो अगर ये व्यवस्था लाते हो तो ठीक रहेगा। लेकिन एक बात समझिए, ये जो अस्थाई बंदोबस्त था ऐसा नहीं है कि ये अभी ही बना था, ये पहले से ही बंगाल में व्यवस्था चल रहा था। लेकिन 1793 ईस्वी में इसको अप्रूवल दे दिया। जॉन शोर और बोला कि नहीं ये व्यवस्था सही है, कुछ दिन पहले से चल रहा था, तो इसको अस्थाई बना दिया गया। 1793 में क्या बना दिया गया? अस्थाई। अस्थाई क्यों बना दिया गया? बोल दिया कि देखिए अब ये जो नियम है प्रत्येक 10-10 साल पर अगर बदलना होगा तो बदलेगा, नहीं तो प्रत्येक 10-10 वर्ष के लिए यही रहेगा। एक्चुअल में आप समझिए कि एक तरह से जनगणना है कि नहीं, 10-10 साल पर होता है, तो उसी तरह से इसको अस्थाई बना दिया गया। इसलिए इस व्यवस्था को हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम जो इसका है वो है जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी प्रथा, है कि नहीं। अभी भी ज़मीन का आप लोग क्या कराते हैं? मलगुजारी। मलगुजारी करा लिए मतलब ज़मीन आपका हो गया। समझे? अगर हम बात करते हैं तो इसमें बंगाल 1793 में इसे अस्थाई बनाया गया। इसमें 10 वर्ष के लिए मतलब इसको 10 वर्ष के लिए अस्थाई बनाया गया, मतलब 10 वर्ष के लिए यही रहेगा, फिर 10 वर्ष बाद इसमें चेंजिंग आएगा। चाहे जो होगा वो बदला जाएगा, नहीं तो यही कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें ये व्यवस्था था। अब इसका सबसे बड़का प्रॉब्लम क्या था कि इसके अंदर एकदम फिक्स मीडिएटर था। देखो इसमें मुखिया था लेकिन मुखिया को उतना पावर नहीं दिया गया था। लेकिन इसमें जो मीडिएटर था, मीडिएटर मतलब दलाल, क्या हो गया? दलाल। इसमें दलालवा था और दलालवा के नाम क्या था? जमींदार। ये क्या करता था? मान लीजिए ये किसान है, क्या है? किसान। और किसान क्या करता था? ये जमींदार को, किसको? जमींदार को अपना कर देता था और जमींदार देता था अंग्रेजवा को, सरकार को। समझ में आई नहीं है? मतलब किसान से कर कौन लिया? जमींदार। और जमींदार कर किसको देता था? सरकार को। अब इसका फायदा समझिए, इस सरकार ससुरा इतना दिमाग गले था कि ये बोलता था जमींदार को कि देखो जितना तू वसूली करेगा, जमींदार को जितना तू वसूली करेगा, जितना नोच नाच के लाएगा, मारपीट के लाएगा, उसमें से हम तुमको 10% देंगे। अब आप सोचिए कि ये तो रजाई तान के सूझ जाएगा नहीं सूझ जाएगा, कुछ हो कोई हमको क्या मतलब है। लेकिन ये जमींदारी व्यवस्था के अंदर जो आएगा, जो भी अंग्रेज चाहे भारतीय कोई भी आए,
ई क्या करेगा कि किसी भी तरह किसान से नोच के, मार के, पीट के, चाहे उसको खेती हो या नहीं हो, समझे, कुछ भी करके इससे क्या करेगा कि कर ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने का काम करेगा कि नहीं करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलेगा और कर वसूल के ये अपने पास रखेगा और इसका 90% ही सरकार को देता था। कितना परसेंट देता था? सरकार को, और 10% में से देता ज़मींदार को। तो जब परसेंटेज पर था तो आप सोचो कि आपको अगर कोई काम मिला, बोला कि देखो हमको अगर करोड़ों रुपया का फ़ायदा होगा तो हम अब इसमें से आपको 10% देंगे, लेकिन इस करोड़ रुपया का फ़ायदा कराने का जो मतलब जरिया है वो आप ही है, तो आप दिन रात एक कर दीजिएगा, भाई इसको करोड़ फायदा होगा तब ना हमको 10 लाख आएगा, है कि नहीं? दिमाग लगाइएगा आप। लेकिन आपको कह दीजिएगा तुमको 30,000 की सैलरी देंगे, अरे काम हो चाहे नहीं हो हमको क्या मतलब है कि नहीं? यही बात यहाँ था, ज़मींदार को लोभ बढ़ा दिया गया था, आई सरकार इसमें सुतल रहता था, तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया था ससुराई, समझे। इसमें होता ये था कि अगर हम बात करते तो समझ में आ गया कि ज़मींदार का क्या काम था। तो किसान के बीच में कौन था? मीडिएटर था ज़मींदार, और इसका फ़ायदा ज़मींदार काफ़ी ज़्यादा उठाते थे। मतलब किसान चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी तरह से, चाहे उसका खेती कम हुआ है, अनाज जल गया है, उसके घर में शादी विवाह है, कुछ नई खेत हुई हो पाया, हो सकता है अब उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये सब ज़मींदार नहीं सुनता था। उससे किसी भी तरह या पैसा लेकर किसको देता था? सरकार को देता था। और 10% हिस्सा ज़मींदार का होता था और 90% सरकार का। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए अन्य नाम जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी पड़ता था। ये मुख्यतः जो था ये 2 एरिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। जैसे हमारे बिहार और बंगाल के एरिया में यही था। कौन? तो आज के समय में आप देखिएगा मालगुजारी करता, लेकिन ऐसा नहीं, अभी यातना नहीं दिया था, मन होता खेत कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देखिएगा नया सर्वे हो रहा है, इस हिसाब सर्वे के लिए सरकार चेक कर रहा है कि कौन कौन ज़मीन को फंसा के रखा है, फ्री में जो दे रहा है। अब जब सर्वे हो जाएगा तो ज़मीन का भी टैक्स लिया जाएगा, इसलिए सरकार सर्वे करा रही है। सर्वे से पहले आप सोच के देखिए, कोई आदमी 100 बीघा के मालिक था, 1 रुपया सरकार को नहीं देता था, खेती से लाखों रुपया कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार को इससे हानि नहीं होगा, टैक्स तो उसको चाहिए ना, है कि नहीं? इसलिए वो सर्वे करवा रहा है कि अब भैया तो हम तो जानते हैं कि तुम्हारा ज़मीन कहाँ है, टैक्स नहीं देगा, आएंगे जो तो लेंगे ज़मीन जा। तो अगर हम बात करते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी में लागू था ये सभी स्टेट में, मतलब उत्तर भारत और पूर्वी भारत के एरिया में यह लागू था। तो ये जो प्रथा था इस तरह से लागू था और इस तरह से आपसे सवाल बनते हैं। तो आप इन सभी प्रथाओं को याद रखिएगा। आपको कितना समझ में आया ये भी ज़रूर बताइएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको जो हम क्लास करवाए ये आपको कैसा लगा, और इसी तरह का आप जहाँ जहाँ फंसते हैं, जैसे में देखिएगा हम बहुत पुराने क्लास आंगल युद्ध करवाए हुए हैं, उस क्लास का हम हो सकता था डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके देखिए। आज से 1 साल पहले कराए थे क्लास 1275 में। नहीं होता है आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मतलब बर्मा युद्ध, आंगल अफगान युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, आंगल मतलब अंग्रेज जिससे लड़ा वो युद्ध, और 3-4 युद्ध सबसे लड़ा है। एग्जाम में कोई ना कोई पूछ देता है, आप लोग घबरा जाते हैं। तो इकट्ठे कोई किताब में नहीं मिलता है, हम सबको इकट्ठा करके एगो वीडियो बना के पढ़े हैं। तो उसको जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। आप बताइएगा, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार वो वीडियो लगेगा आपको, याद भी हो जाएगा। और ट्रिक से भी उसमें याद करवाएं, ये ट्रिक वाला बात यहाँ नहीं था, इसलिए आप डायरेक्ट आपको याद हो ही गया होगा। तो आपको ये कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा। इस तरह का हम आपका वीडियो लाते रहे कि नहीं लाते रहेगा ये भी बताइएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।